स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल JVCC क्लासेस में। दोस्तों मैं आपका दोस्त अंकित के आपको हिस्ट्री का पोर्शन कवर करा रहा हूं। दोस्तों तो हमने पढ़ लिया था पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री का, तो अब चलते हैं हम पार्ट सेकंड की ओर, आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। जैसा कि मैं आपको बता चुका था कि वहाँ पे जो लुईस 16 था वो टैक्स रेगुलर बढ़ाता ही जा रहा था, इंक्रीज़ करता ही जा रहा था, और जो टैक्स थे वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट को चुकाने पड़ रहे थे। किसको? थर्ड स्टेट को। अब थर्ड स्टेट उसकी आदतों से बिल्कुल परेशान हो गया था, तो थर्ड स्टेट ने क्या किया, रिवॉल्यूशन करने की, कुछ समाज में बदलाव लाने की सोची कि हम तो ये टैक्स नहीं भरने वाले। अब तो उसके लिए कुछ फिलोसफर सामने आए जिन्होंने समाज में चेतना का भाव फैलाया, समाज को जागरूक किया। जो फ्रांस का जो समाज था 18वीं सेंचुरी में, उसमें कुछ फिलोसफर सामने आए, तो उन फिलोसफर्स के विचारों को हम पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, और यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। 3 फिलोसफर जो मेन थे वो कौन कौन से थे दोस्तों, तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो देखिए। सबसे पहले आए थे जॉन लॉकी एंड जीन जैक्वेस रोसियो। जॉन लॉकी एंड जीन जैक्वेस रोसियो, ये 2 फिलोसफर थे दोस्तों। जॉन लॉकी एंड जीन जैक्वेस रोसियो, इनकी क्या विचारधाराएं थी, इनकी क्या इंस्पायरेशंस थी, वो हम आपको बताते हैं। देखिए आगे चलते हैं। जो जॉन लॉकी साहब थे, कौन थे? जॉन लॉकी। दे आर डिमांडिंग एलिमिनेट ऑफ मोनार्ची एम्पायर एंड एस्टेब्लिश इक्वल राइट। वो चाहते थे कि ये मोनार्ची एम्पायर जो है, राजतंत्र, ये ख़त्म हो जाए दोस्तों, और इसकी जगह इक्वल राइट्स वाला जो सिस्टम है, मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम आ जाए। तो ये किसके विचार थे? जॉन लॉकी के। यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये पुटअप किया जा सकता है कि हु वांट टू एलिमिनेट द राइट ऑफ मोनार्ची, देन योर आंसर विल बी जॉन लॉकी। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए आगे क्या कह रहा है। रोसियो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड, प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। जो जीन जैक्वेस रोसियो था, वो ऐसी सरकार चाहता था जिसमें जो गवर्नमेंट है वो लोगों के और सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे हो, गवर्नमेंट के और लोगों के बीच में एक आपसी मतभेद ना हो, दोनों के विचार मिलने चाहिए, ऐसी गवर्नमेंट चाहता था जीन जैक्वेस रोसियो। और उन्होंने दोस्तों एक किताब भी लिखी उनकी। वो किताब का नाम क्या है? देखिए उनकी जो किताब है, यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन एनटीएससी में आपसे पुटअप कर सकता है। तो वो किताब है उनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या है दोस्तों? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। वो उनकी किताब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी है दोस्तों? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आगे एक और किताब आती है, वो है स्पिरिट ऑफ लॉज। किसकी है? स्पिरिट ऑफ लॉज। ये किताब है स्पिरिट ऑफ लॉज। ये 2 क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखी और स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखी। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो किताब थी वो मैं आपको बता चुका हूँ, जीन जैक्वेस रोसियो की थी, और जो स्पिरिट ऑफ लॉज थी वो है मॉन्टेस्क्यू की। किसकी है दोस्तों? मॉन्टेस्क्यू की वो किताब है। कौन सी? स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी है? जीन जैक्वेस रोसियो की। वो स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू की बुक है। स्पिरिट ऑफ लॉज में उन्होंने क्या कहा है? इन द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू प्रपोज्ड ए डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। स्पिरिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो किसी एक आदमी के हाथों में नहीं रहें, वो 3 भागों में बटी रहें। कितने भागों में दोस्तों? 3 भागों में बटी रहें। वो है एक तो लेजिस्लेटिव, एक है एग्जीक्यूटिव और एक है जुडिशरी। कि गवर्नमेंट की 3 फॉर्म होनी चाहिए, वो है 3 फॉर्म, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, तो ये कौन चाहते थे ऐसा? मॉन्टेस्क्यू ऐसा चाहते थे, जिन्होंने अपनी किताबों में इसका स्पष्ट वर्णन किया है स्पिरिट ऑफ लॉज में। आगे चलते हैं दोस्तों। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट वाज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। मतलब जो अमेरिका की, मैंने आपको बताया था कि फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प की थी ब्रिटेन से आज़ादी दिलाने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद अमेरिका ने अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, और वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस के लिए एक प्रेरणा बना। किसके लिए? फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बना? एक इंस्पायरेशन बना, एक प्रेरणा बना। ठीक है, यही कहना चाह रही है लाइन। अब आगे चलते हैं कि क्रांति कहाँ से चालू होती है, किस प्रकार थर्ड स्टेट के लोग जागरूक होते हैं और किस प्रकार वो अपना अधिकार वापस लेते हैं। देखिए
आगे चलते हैं, आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। तो देखिए, तो वहाँ लुईस 16 रेगुलर टैक्स इंक्रीज कर रहा है थर्ड स्टेट के ऊपर लुईस, और जो थर्ड स्टेट है वो इससे परेशान हो चुका है। तो अब देखिए आगे लाइन क्या कह रही है, अब वो और टैक्स बढ़ाएगा। कौन? लुईस 16 अब और टैक्स बढ़ाएगा, टैक्स पे टैक्स बढ़ाई जा रहा है। तो देखिए, लुईस 16 हैड टू कॉल ए मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल फॉर हिज पास हिज प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेस। मतलब अब जो नए टैक्स बढ़ाएगा उसके लिए उसने एक मीटिंग बुलाई है स्टेट जनरल की। किसकी? स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई है दोस्तों। अब ये स्टेट जनरल क्या है, देखिए कि द स्टेट जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव। स्टेट जनरल एक ऐसी पॉलिटिकल बॉडी है जिसमें फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये तीनों स्टेट अपने प्रतिनिधित्व अर्थात रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं कहाँ पे? मीटिंग में। तो उसकी मीटिंग किसने बुलाई है? लुईस 16 ने बुलाई है दोस्तों। और इसकी जो लुईस 16 जो स्टेट जनरल की मीटिंग बुला रहा है, इस स्टेट जनरल की जो पिछली मीटिंग हुई थी वो हुई थी 1614 में, अर्थात 1614 में दोस्तों ये नेक्स्ट मीटिंग, जो प्रीवियस जो मीटिंग थी वो हुई थी इसकी 1614 में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये देखिए यहाँ पे 1786 नहीं है, 1789 है। और आज फिर वो ऑन 5 मई 1789 लुईस कॉल्ड एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल वेयर 1 and 2 स्टेट सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव ईच। जहाँ पे अब देखिए वो 1614 में उसकी पिछली मीटिंग हो चुकी है, किसकी? स्टेट जनरल की, और आज हो रही है फिर वो 5 मई 1789 को। एक लंबे समय के बाद लुईस 16 ने वो मीटिंग बुलाई है। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। ये बात बिल्कुल समझ में आती होगी आपके बेटा। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट ने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे। कितने कितने भेजे? वो भेजे थे 300 रिप्रेजेंटेटिव, 300। फर्स्ट स्टेट के 300 आए थे, सेकंड स्टेट के 300 आए थे। जबकि भाई 600 मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक। जबकि जो 600 मेंबर थे थर्ड स्टेट के, अकेले के कितने मेंबर आए थे? 600 मेंबर आए थे दोस्तों। कितने मेंबर आए थे? 600 मेंबर आए थे थर्ड स्टेट से। ठीक है, और उनको पीछे उनके लिए बैठने का कोई स्थान नहीं दिया गया था, इसलिए उनको पीछे खड़ा होना पड़ा दोस्तों। कहाँ पे? पीछे खड़ा होना पड़ा। ठीक है, द थर्ड स्टेट was represented by its more prosperous and educated members। थर्ड स्टेट जो था उसके अंदर फर्स्ट और सेकंड स्टेट से ज़्यादा शिक्षित लोग थे, मोर एजुकेटेड मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के। ठीक है, तो दीज स्टेट हैव ग्रीवियंसेस एंड डिमांड वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूँ आपको कि वो जो मीटिंग हुई थी स्टेट जनरल की, उसमें किस किस को अलाउ नहीं किया गया था। थर्ड स्टेट के किन लोगों को अलाउ नहीं किया गया था? तो देखिए, पीजेंट्स को उसमें नहीं अलाउ किया गया था कि पीजेंट्स को मीटिंग में आने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब। एक थे आर्टिसंस को बिल्कुल अलाउ नहीं किया गया था, आर्टिशंस को, और एक थे भाई साहब वुमेन्स को भी बिल्कुल अलाउ नहीं किया गया था इस मीटिंग। वुमेन को भी बिल्कुल अलाउ नहीं किया गया था। तो ये 3 लोगों को कतई अलाउ नहीं किया गया भाई साहब, पीजेंट, आर्टिशन और वुमेन। इनको नो एंट्री थी इस मीटिंग में। कौन सी मीटिंग में दोस्तों? स्टेट जनरल की मीटिंग में बिल्कुल एंट्री नहीं दी गई थी पीजेंट, आर्टिसंस और वुमेन। तो इन्होंने अपनी जो मांगे थी, इनकी भी कुछ मांगे होंगी, तो इन्होंने अपनी मांगे उस मीटिंग में किसके माध्यम से पहुंचाई? तो वो ये लाइन कह रही है कि दीज स्टेट हैव ग्रीवेंसेज एंड डिमांड वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर। इन्होंने 40,000 लेटर्स थर्ड स्टेट के उन लोगों को दे दिए, उन एजुकेटेड मेंबर्स को दे दिए जिन्होंने, मतलब जो वहाँ पे गए थे, हाँ स्टेट जनरल की मीटिंग में जो गए थे, ऐसे मेंबर्स को इन्होंने 40,000 लेटर में अपनी मांगे बताई। ठीक है, आगे चलते हैं कि वोटिंग रूल वाज ट्रेडिशन ऑफ स्टेट जनरल एंड लुईस 16 वाज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस, बट थर्ड स्टेट डिमांडिंग दैट वोटिंग मस्ट बी ऑन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल दैट 1 member 1 vote। ठीक है, समझ में आती है वाली लाइन? नहीं आती है तो देखिए मैं समझाता हूँ, इसको आपको क्लियर करता हूँ कि जो थर्ड स्टेट था वो वहाँ पहुँच चुका है। कहाँ पे? स्टेट जनरल की मीटिंग में। स्टेट जनरल में जो ट्रेडिशनल रूल था वोटिंग का वो ये था कि ईच स्टेट हैड 1 vote, मतलब प्रत्येक जो स्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ 1 वोट डालेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से तो यार थर्ड स्टेट फिर हार जाएगा, नहीं हारेगा। देखो कि यदि ऐसे हुआ कि हर एक स्टेट 1 वोट डालेगा तो क्लर्जी, जो फर्स्ट जो स्टेट है क्लर्जी का, उसका 1 वोट किसके फेवर में चले जाएगा कि आप टैक्स बढ़ाइए।
सेकंड स्टेट नोबिलिटी का वोट किसके फेवर में चला जाएगा कि आप टैक्स बढ़ाइए, तो अकेला थर्ड स्टेट रह जाएगा। कौन सा स्टेट रह जाएगा दोस्तों? अकेला थर्ड स्टेट रह जाएगा। तो थर्ड स्टेट को फिर टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो ये वोटिंग रूल का ट्रेडिशनल जो लॉ था वो ये था कि ईच स्टेट हैड वन वोट, जबकि थर्ड स्टेट ये चाहता था कि इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने जो मैंने बताया था कि जीन जैकब रोशियो की जो बुक थी, जीन जैकब रोशियो की दोस्तों जो बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कौन सी बुक थी वो? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने उससे एक चीज़ सीखी थर्ड स्टेट के लोगों ने, और उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसे राइट चाहिए कि जिसमें वन पर्सन हो, वन वोट हो और एवरी वोट हैज़ इक्वल वैल्यू। थर्ड स्टेट प्रपोज दैट वन पर्सन हैज़ वन वोट एंड एवरी वोट हैव इक्वल वैल्यू। तो उस हिसाब से क्या था कि 600 मेंबर आए थे, हमने आपको बताया था कि 600 मेंबर, थर्ड स्टेट के कितने मेंबर आए थे वहाँ? 600 मेंबर। तो यदि ऐसा हो कि प्रत्येक स्टेट का प्रत्येक व्यक्ति का एक एक वोट हो तो थर्ड स्टेट के मेंबर्स जीत जाएं फिर वहाँ पे इलेक्शन में, 600 वोट हो जाए उनके, तो फिर तो उनको टैक्स नहीं चुकाना पड़े। ठीक है, तो फिर क्या करता है लुईस 16 इस चीज़ से बिल्कुल मना कर देता है कि हम तो ऐसा नहीं करेंगे। फिर लुईस 16 इस चीज़ से मना कर देता है, तो आगे लाइन कहेगी फिर दोस्तों जब लुईस 16 इस चीज़ से मना कर देगा, लुईस 16 मना कर रहा है इस चीज़ से अभी फिलहाल। दोस्तों लुईस 16 मना कर देता है फिर कि हम तो भाई साहब वही ट्रेडिशनल रूल से वोटिंग कराएंगे कि एवरी स्टेट हैड वन वोट एंड वन वैल्यू। ठीक है, तो फिर थर्ड स्टेट के लोग क्या हो जाते हैं? एंग्री हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एंग्री हो जाते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं। कहाँ से? जहाँ पे मीटिंग हो रही है। और फिर वो क्या करते हैं 20 जून 1789 को बर्सलीज के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में, कहाँ पे दोस्तों? 20 जून 1789 को, 20 जून 1789 को वर्सलीज के इंडोर टेनिस कोर्ट में आके धरना दे देते हैं। अर्थात वो अपने आप को एक नेशनल असेंबली बना लेते हैं अपनी। और 20 जून 1789, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, 20 जून 1789 को वो वर्सलीज में आ जाते हैं और इंडोर टेनिस कोर्ट में अपनी एक नेशनल असेंबली बना लेते हैं। और यहाँ पे उनके जो लीडर होते हैं वो देखिए दोस्तों कौन कौन होते हैं। वो होते हैं, एक तो है मिरावियो। कौन है? मिरावियो। सॉरी मैंने इसकी PDF नहीं ली है तो आप रिमेंबर कीजिएगा। मिरावियो है एक तो, और एक है अब्बेसियास। कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। अब्बेसियास और मिरावियो। ठीक है, मिरावियो और अब्बेसियास। अब ये मिरावियो एक नोबल फैमिली का था। कहाँ का था? नोबल फैमिली का। अब आप कहोगे सर ये मिरावियो नोबल फैमिली का था तो थर्ड स्टेट की जो मीटिंग है उनका रिप्रेजेंटेटिव क्यों कर रहा है, उनका प्रतिनिधित्व क्यों कर रहा है? भाई मिरावियो तो नोबल फैमिली का है तो यहाँ इनके साथ क्यों खड़ा है? तो ये चाहता था कि भाई जो हमारी जो सोसाइटी है वो इक्वल राइट्स मिले सबको। कैसी मिले? इक्वल राइट्स। और अब्बेसियास था ये एक पृष्ठ था। कौन था? पृष्ठ था भाई साहब। तो मिरावियो एक नोबल फैमिली का आदमी था और अब्बेसियास एक पृष्ठ था। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अब्बेसियास क्या था? एक पृष्ठ था। अब दोस्तों सुनो, अब्बेसियास एक बहुत इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन NTSC में यहाँ से बन जाता है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए वो क्या है कि अब्बेसियास की एक पंपलेट थी। अब्बेसियास ने एक पंपलेट लिखी, उसका नाम है व्हाट इज द थर्ड स्टेट। व्हाट इज द थर्ड स्टेट। तो आपसे पूछ सकता है NTSC में कि व्हाट इज द थर्ड स्टेट इज रिटन बाई, तो आपका आंसर होगा दोस्तों अब्बेसियास। कौन सा होगा? अब्बेसियास। तो दोस्तों आज का इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। तो दोस्तों अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं अंकित आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल JBCC क्लासेस। ओके।